सौरभ जी, मुझे आप बताइए, जो मिर्जापुर का जो घटना हुआ है जिसमें महिला और उसके पुत्र जो जल के मतलब मर गए हैं, तो क्या उसमें क्या घटना है? शुरुआती में क्यों ऐसा हुआ है, सिचुएशन हुआ, इस विषय में आप जरा बताने का कृपा करें। सबसे पहले तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत जी। आपने एक बार फिर से जो वंचित समाज है, जो कमजोर तबका है, उस पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ जो हमारा संगठन है वो आवाज उठा रहा है, और उस आवाज को आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया है, जी। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसका कहीं से भी रोल उसमें नजर नहीं आता है। कहीं से भी वो जो पीड़ित के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस पर वो ना तो लिखते हैं ना तो अपने चैनल पर दिखाते हैं। तो हम लोगों को जो है सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो संघर्ष है, वो हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक जो है वो पहुंच रहा है। और लोग जो है हमारी हौसला अफजाई में लगे हुए हैं, जिससे हमें जो हिम्मत मिल रही है, उस हिम्मत के भरोसे हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात घटनाओं की, आपने अभी मिर्जापुर घटना के बारे में जानने का मुझे जो है मौका दिया है बताने का। तो उसके पहले मैं एक छोटा सा और संक्षिप्त आपको विवरण देना चाहूंगा कि अगर पिछले 3 महीने का अगर आप उठा करके देखते हैं, पूरी घटनाओं का जो जिक्र है, अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया हो, तो 3 महीने में इतने केस हुए हैं। जो कमजोर तबका है उसके साथ इतना अत्याचार हुआ है। कहीं पे तो किसी के ऊपर कढ़ाई का खौलता हुआ तेल फेंक दिया जाता है, और एफआईआर के लिए फिर प्रशासन के पास जाके मिन्नत करनी पड़ती है, विनती करनी पड़ती है कि इस तरह से अपराधियों ने किसी के ऊपर खौलता हुआ तेल फेंक दिया है, आप एफआईआर दर्ज करो। कई जिलों में तो गला रेत कर हत्या कर दी गई। तो मैं जिलों का नाम आपको बताऊं तो सबसे पहले जौनपुर का आपने घटना देखा, कैसे जो है एक कमजोर तबके की और एक गरीब लड़की के साथ जो है किस तरह से लोग दरिंदगी करते हैं और उसकी हत्या भी कर देते हैं। उसके बाद मिर्जापुर की घटना देख लीजिए, उसके बाद आपकी बलिया देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, गोरखपुर में 2 घटनाएं लगातार होती हैं, सुल्तानपुर में घटना, उसके बाद अभी अयोध्या में घटना। आपने मेरे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से देखा होगा कि अयोध्या में जो है 2 भाइयों के ऊपर जो है खौलता हुआ तेल फेंक दिया जाता है। अब प्रदेश की ही बात ना करके हम अगर प्रदेश के बाहर भी जा रहे हैं तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अभी आपने सुना होगा कि एक लड़की जिसका नाम ज्योति पासवान था, वो बिहार के दरभंगा की रहने वाली है शायद, वो लॉकडाउन के समय में अपने पिता को साइकिल से लेकर के अपने घर पहुंचती है। उसकी फोटो, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है। यहाँ तक कि वो जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जी। उनकी पुत्री जो है उसको लेकर के ट्वीट करती है। उसी नाम की लड़की के साथ उसी दरभंगा में कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड फौजी उस लड़की के साथ गलत कार्य करके उसकी हत्या कर देता है। तो घटनाओं का अगर जिक्र किया जाए तो पिछले 2 से 3 महीने में प्रदेश के साथ साथ देश के विभिन्न अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। अब मैं मिर्जापुर की घटना के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मिर्जापुर की घटना जो है एक जमीन के टुकड़े के लिए पैदा होती, ऐसी घटना जो है जमीन के एक टुकड़े के लिए घटती है, जिसमें माँ और बेटे दोनों अब इस दुनिया में नहीं। घटना कुछ यूं है कि जो छोटे लाल निषाद हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनकी जमीन 1 बिस्सा के लगभग जो है वो सड़क के किनारे मार्केट में है। जो चुनार मार्केट है उस मार्केट में उनकी जमीन है। उस जमीन के पीछे पटेल समाज के लोग हैं, उनकी जमीनें। तो उन लोगों का ये दबाव हमेशा रहता है, क्योंकि ये लोग अपने जमीन में नींव वगैरह डाल चुके हैं पहले, और उस जमीन का बैनामा इन्होंने 30 साल पहले कराया था, वो जमीन इनके नाम है। फिर भी दबंगई कह लीजिए इसको या गुंडागर्दी कह लीजिए इसको, उसके बल पर लोग उसकी जमीन को कब्जाना चाह रहे हैं। इसी को लेकर के जो पीड़ित परिवार है उसने डीएम, एसपी और न जाने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन और तहरीर दी
कि कभी भी हमारे साथ जो है हमारे ऊपर अत्याचार हो सकता है, हमारे साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, लेकिन प्रशासन वहां चेतता नहीं है। वहां प्रशासन को दखल देना चाहिए, वहां जाकर के समस्या का जो है निराकरण करना चाहिए, लेकिन समस्या का निराकरण प्रशासन नहीं करता है। और ये घटना आपके सामने आती है जिसमें विभिन्न परिस्थितियों में, या उसे कह लीजिए कि जो जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाह रहे थे, उनके दबाव के कारण जो मानसिक संतुलन था वो खराब हो गया पीड़ित परिवार का। और विभिन्न स्थितियों में जो है माँ और बेटे दोनों आग से बुरी तरह झुलस जाते हैं। क्या कारण रहा, किसी के द्वारा आग लगाई गई या कैसे लगी, इसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। लेकिन आज वो माँ बेटे दोनों जो है इस दुनिया में नहीं। अब बात आती है कि उनका एफआईआर कैसे दर्ज हो। अब आप समझ रहे हैं कि जो इस समय सरकार है, उस सरकार में, जी जी सरकार को मैं बाद में घेरूंगा, उसके पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जी। उस क्षेत्र का, उस विधानसभा का जो विधायक है वो भी पटेल समुदाय से, अच्छा, वहां की सांसद भी पटेल समुदाय किस से। पार्टी के हैं ये लोग? ये लोग भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। और वहां पर जो डीएम और एसपी हैं, मुझे सुनने में आया है कि उनकी भी जाति जो है पटेल है, वो भी पटेल समुदाय से बिलोंग करते हैं। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जी मैंने सर्च किया था, उस पे जो है एक दो लोगों का नाम जो उच्चाधिकारी हैं वो उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। वहां के एसडीएम वो भी उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। इसलिए पीड़ित को न्याय मिलने में और मुआवजा मिलने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। हमारा संगठन राष्ट्रीय एकलव्य आर्मी जो है इस घटना का संज्ञान लेता है। और दीपक भाई जो हमारे अभी कमांडर हैं, हमारे संगठन की कमाल कमान को संभाल रहे हैं, उनको जैसे ही घटना की जानकारी मिलती है वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं और बकायदा उस पीड़ित परिवार का वीडियो बनाते हैं, उनका बयान लेते हैं और लोगों तक घटना की सच्चाई को पहुंचाते हैं। पहुंचाते उसके बाद जो पीड़ित होते हैं, जो घायल होते हैं, उन्हें स्थानीय सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार करके बीएचयू भेज दिया जाता है, रेफर कर दिया हैं। जाता है, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। इतने ज्यादा, इतनी बुरी तरह से वो झुलस गए थे कि उन्हें रेफर करना पड़ा। आनन फानन में जो बयान लेना था वहां की चुनार पुलिस ने लिया उनसे, माँ और बेटे का बयान लिया और इन्हें रेफर कर दिया गया सरकारी अस्पताल से। उसके बाद 2 दिन के संघर्ष के बाद जीवन मृत्यु से लड़ते हुए उसकी माता पहले जो है डेथ कर जाती हैं। उसके बाद उनकी कोरोना की जांच होती है, कोरोना की जांच निगेटिव आती है, उनका पोस्टमार्टम होता है और शव को फिर जो है गांव लेकर पुलिस जाती है। उसके पहले गांव में इतनी भारी मात्रा में पीएससी और फोर्स लगा दी जाती है ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की अन्य कोई घटना जो है ना घट सके। ऐसे में जब वहां डेड बॉडी पहुंचती है तो पूरा गांव एकत्र हो जाता है और करुण क्रंदन करने लगता है, लोगों में चीख पुकार मच जाती है। उसके बाद हमारे दीपक भाई 4 सूत्री मांगे वहां के प्रशासन के सामने रखते हैं और एसडीएम को आना पड़ता है। वो मांगे रखते हैं कि यदि गांव में सरकारी जमीन, जीएस की जमीन जिसे कहते हैं, अगर उपलब्ध है तो पीड़ित परिवार को कम से कम 10 बिस्वा जमीन जो है दी जाए, उनके नाम पट्टा की जाए। जी दूसरी मांग ये की जाती है कि माँ बेटे दोनों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाए। तीसरा ये मांग रहता है कि जो वर्तमान में उनकी जमीन है जिसके लिए विवाद हुआ है, प्रशासन खड़ा होकर के उस जमीन पर निर्माण कार्य कराए, दीवार उठवा दे ताकि भविष्य में फिर कोई इस तरह की दुर्घटना ना हो। दुर्घटना ना। चौथा उनकी सुरक्षा को लेकर के। हम्म। तो ये 4 सूत्री मांगे दीपक भाई वहां के प्रशासन के सामने रखते हैं और प्रशासन ये मांगे पूरी करने का आश्वासन देता है। उस समय वहां पर ग्राम प्रधान भी मौजूद रहता है। ग्राम प्रधान पे से पूछने पर ग्राम प्रधान बताता है कि गांव में जीएस की बहुत सारी जमीनें हैं, जी इन्हें आराम से 10 बिस्वा जमीन दे दी जा सकती है। तो ये जब प्रशासन आश्वासन दे देता है कि नहीं सारी मांगे पूरी की जाएंगी और उचित अधिकतम मुआवजा जो है पीड़ित परिवार को दिया जाएगा, उसके बाद उस शव का जो है दाह संस्कार किया जाता है और सभी लोग
अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन प्रशासन वहां फिलहाल मुस्तैद रहता है, क्योंकि अभी बेटा जो है वो बीएचयू में मौत और जीवन के संघर्ष में झूल रहा था। तो 3 दिन पहले अभी उसकी भी मौत हो जाती है। अच्छा, मुआवजा जो था, मुआवजा का अभी क्या हुआ? कुछ है उसमें हुआ कि जी ऐसे ही जी, एक मैं बता आश्वासन? रहा हूँ, मैं जी, बता रहा हूँ आपको। जी। 4 दिन गुजर जाते हैं, हम्म, दीपक भाई भी अपने घर चले जाते हैं और लोग भी चले जाते हैं। लगातार फोन से प्रशासन से और वहां के इंस्पेक्टर से उनकी अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के, मुआवजे को लेकर के लगातार दीपक भाई और हम दोनों लोग संपर्क में रहते हैं, प्रशासन के और थाने के। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है वहां पर, और जो तीसरा व्यक्ति है जो नामजद, जिस पर एफआईआर हुई है, उन लोगों का कहना है कि उसके पैर में रॉड पड़ी हुई है, इसलिए वो जो है उसका इलाज करा रहा है। मुआवजे की जहां तक बात है, 4 दिन बीत जाता है, लेकिन प्रशासन के पास जब फोन किया जाता है एसडीएम के पास, तो वो कहते हैं कि हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए। अब यहाँ इसको क्या समझा जाएगा? या तो प्रशासन जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो रही है, या उन्हें मुआवजा देना नहीं चाह रही, जमीन देना नहीं चाह रही है। अभी तक उनकी जो जमीन है उस पर कब्जा भी नहीं हुआ है, और जो 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की जो बात थी, उसके लिए भी प्रस्ताव अभी सरकार को नहीं भेजा गया। अब आप इसमें प्रशासन की लापरवाही समझिए इसको, या वहां जो आरोपी समुदाय है उस समुदाय से बिलोंग करने वाले अधिकारियों की तैनाती इसको समझिए आप। इसलिए हिला हवाली इन सारी चीजों में बरती जा रही है, और ना तो मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही उनकी जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है। हम लोग 4 दिन इंतजार करते हैं, 5वें दिन अंकित की भी, जो उनका लड़का, उसकी डेथ हो जाती है, सूचना मिलती है, हम लोग बात करते हैं, तब तक प्रशासन कोई कार्यवाही मुआवजा के लिए या उसके लिए नहीं किया रहता है। उसके बाद जैसे ही इसके मौत की खबर मिलती है, हम लोग पता लगाते हैं कि क्या उसकी भी कोरोना की जांच हो रही है, या कब उसका पोस्टमार्टम होगा, कब उसका शव जो है परिवार को सुपुर्द किया जाएगा। इन सब के बाद जब भारी पुलिस फोर्स उसके शव को लेकर के गांव पहुंचती है, तो वहां पर पूरा जो गांव है, गांव की महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, सभी लोग एकत्र हो जाते हैं, और दीपक भाई वहां सड़क पर धरने के रूप में बैठ जाते हैं। उसके बाद गांव वाले भी हिम्मत करते हैं और वहां पर सड़क पर बैठते हैं और प्रशासन को वहां आने पर मजबूर करते हैं। वहां प्रधान भी पहुंचता है, प्रधान को वहां से हटा दिया जाता है कि तुम हट जाओ, क्योंकि तुमने फोन पर कहा था और सबके सामने कहा था कि जमीन वहां उपलब्ध है, फिर तुमने 10 बिस्वा जमीन खोज करके उसका प्रस्ताव एसडीएम को क्यों नहीं दिया? एसडीएम ने स्वीकार किया था कि प्रधान हमें प्रस्ताव दे दें, हम सिग्नेचर करके जमीन इनको पट्टा कर देंगे, तो आखिर तुमने प्रस्ताव क्यों नहीं दिया? प्रधान को वहां से भागना पड़ा। प्रधान ये कहता रहा कि हमारे पास अभी 2 बिस्वा जमीन है, हम 2 बिस्वा पट्टा कर देते हैं, उसके बाद 8 बिस्वा जमीन खोज रहे हैं। आज ये बातें कह रहा है और उस दिन सबके सामने कहता है कि गांव में बहुत सारी जीएस की जमीन है, दी जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये मिली भगत है। ये पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं देना चाहते, उसे जमीन नहीं देना चाहते। उसके बाद एसडीएम आते हैं, प्रशासन आता है, सब लोग बात करते हैं, और इस बार बहुत मजबूती के साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां वीडियो में दीपक भाई जो है प्रशासन से बात कर रहे हैं, और जो भी 4 सूत्री मांगे हैं उसको पूरा करने का आग्रह कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रकरण रहा, जिसकी वजह से हमें संघर्ष करना पड़ा, सड़क पर बैठना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार में पीड़ित को न्याय मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, और न्याय के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सरकार की कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है, यहाँ का प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते। जी, तो ये रही अभी घटना। जी, तो अभी मान के चलिए, अभी जो भी आपका 4 सूत्री कार्य, मतलब जो डिमांड था सरकार से पीड़ित परिवार के लिए जो सहयोग करना था, उसमें तो कुछ हुआ नहीं अभी तक फिलहाल, जो आपके बातों से पता चल रहा है। तो जी आगे क्या नहीं, आपका, आगे क्या मतलब आप क्या करना चाहेंगे इसको हासिल करने के लिए? आपका आपका क्या मतलब संघर्ष रहेगा, कैसे करेंगे आप?
जी, उसमें उस दिन ये हुआ जिस दिन धरने पे दीपक भाई और गांव वाले वहां पर बैठे थे, हम्म, वहां एसडीएम साहब ने 1 हफ्ते का समय मांगा सबके सामने हम्म, और कहा कि 14 तारीख को, आने वाली 14 तारीख को हम गांव में एक मीटिंग रखेंगे और सबकी सहमति से उनको जो 10 विश्वास देने की बात कही जा रही है या मांगी जा रही है, उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। तो आने वाली 14 तारीख को ये डिसाइड हो जाएगा कि उनको प्रशासन कितनी जमीन दे रहा है और जो मुआवजा की बात है उस कितने मुआवजे का प्रस्ताव ये सरकार को भेज रहे हैं। ये अच्छा, 14 तारीख को पता चलेगा। जो जगह, जिस जगह के लिए ये जो कांड हुआ है, जो घटना घटित हुआ है, वो जगह अभी किसके कब्जे में है? वो जगह अभी पीड़ित परिवार के कब्जे में है क्योंकि अच्छा। कागज उनकी वसी है। ओके। ठीक है, वो उनके नाम है जमीन, इसलिए उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं प्रशासन उस जमीन पर निर्माण कराने के लिए अपनी उपस्थिति में तैयार है। है। और क्योंकि पीड़ित परिवार बहुत गरीब है, वो दुकान सड़क के किनारे सब्जी की दुकान लगा करके अपना भरण पोषण करते हैं जहां उनकी जमीन है। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी माली हालत सही नहीं है और सरकार से जैसे ही मुआवजा मिलेगा वो प्रशासन की उपस्थिति में अपने जमीन पर कब्जा कर पाएंगे। अच्छा, ये जो प्रधान है, जो मतलब तमाम तरह का वो जो वादा करने के बाद वादा खिलाफी कर रहा है, आपके बातों से लग रहा है, तो क्या नाम है? और वो लगता है जो जो सताया है, जो इस घटना में जो मतलब अटैक किया, उनके साथ ऐसा है क्या? वो क्या नाम है उसका, प्रधान का? क्योंकि प्रधान का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। ओ। ठीक है, वो हम्म, ब्राह्मण बिरादरी है उनकी। जी। मुझे ये लग रहा है क्योंकि देखिए, हम्म, मैंने आपको बताया कि वहां के विधायक से लेकर के सांसद और उच्चाधिकारी उसी समुदाय के हैं जिस समुदाय के आरोपी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दबाव काम कर रहा है, प्रधान हो या लेखपाल हो उसके ऊपर। लेखपाल को हमने 3 बार फोन किया, लेखपाल ने फोन नहीं उठाया। तो ये कहीं ना कहीं से ये दर्शाता है कि ये शासन सत्ता का उनके ऊपर प्रभाव है, इसलिए वो लोग इस तरह का कोई कार्य जिससे पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल सके, जमीन मिल सके, इस तरह का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं वो लोग। अगर आपने पूछा कि आपका अगला स्टैंड क्या क्या होगा, होता तो है? हम आपको बता दें स्पष्ट तरीके से कि यदि 14 जुलाई को अगर प्रशासन हमारी 4 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम उसके न्याय के लिए सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और एक बार पुनः धरने पर बैठने का कार्य करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हम लोग चाहेंगे कि जो पीड़ित परिवार है, जो मर गए हैं, उनको न्याय मिलना ही चाहिए।